नमस्कार, जेएमडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे। हम हर बार हाजिर होते हैं आपके सामने लेकर तमाम ऐसे मुद्दे जो जुड़े हैं आपसे और हमसे। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू विवाह के बारे में। विवाह एक बंधन जो प्रतीक है पति पत्नी के आपसी प्रेम और भरोसे का, एक ऐसा रिश्ता जो अटूट होता है। लेकिन कभी कभी इस रिश्ते में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिससे इस रिश्ते की खूबसूरती ही खत्म हो जाती है। और आज इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित पवन तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, विवाह में बाधाएं क्यों आती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रसंग है इस विषय को लेकर के। विवाह व्यक्ति के जीवन की टर्निंग लाइफ है। अगर आपकी शादी बहुत अच्छे से हो जाती है और आपका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से चल रहा होता है तो आप अपने को बहुत प्रसन्न और खुश मानते हैं, और कहीं अगर उसमें कुछ डिस्टरबेंस आती है तो आप भी परेशान होते हैं और आपके परिवार भी परेशान होते हैं। हमारे हिंदू संस्कारों में विवाह को जीवन का एक आवश्यक संस्कार बताया गया है। विवाह के योग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारक हैं कि जो उसमें विलंब कराते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल, शनि, सूर्य, राहु और केतु को विलंब का कारक ग्रह बताया गया है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अशुभ या क्रूर ग्रह के स्थित होने और सप्तमेश व उसके कारक ग्रह बृहस्पति व शुक्र के कमजोर होने से विवाह में बाधा आती है। अगर हम बोलचाल के शब्दों में कहें, अगर आपके जीवन में विवाह का योग पैदा करने वाले ग्रहों के मुकाबले में वो ग्रह ज्यादा हावी हैं जो विवाह योग को रोकते हैं, तो विवाह में बाधा आती है। आज लगभग सारे लोग वैवाहिक समस्याओं से ग्रसित हैं। बहुत सारे लोग हैं इस समाज में जो वैवाहिक समस्याओं से ग्रसित हैं। किसी को विवाह होने की रुकावटों का सामना करना पड़ता है, तो कुछ विवाह के बाद के वैचारिक मतभेदों से पीड़ित हैं। विवाह हो जाता है लेकिन उसके बाद के मतभेद हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से योग हैं जो विवाह होने में बाधा देते हैं और कौन से योग वैवाहिक जीवन को नारकीय बना देते हैं। विवाह वो समय है जब दो अपरिचित युगल दाम्पत्य सूत्र में बंधकर एक नए जीवन का प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष में योग, दशा और गोचरीय ग्रह स्थिति के आधार पर विवाह समय का निर्धारण होता है, परंतु कभी कभी विवाह के योग, दशा और अनुकूल गोचरीय परिभ्रमण के द्वारा विवाह काल का निश्चय करने पर भी विवाह नहीं होता, क्योंकि जातक की कुंडली में विवाह में बाधक या विलंब कारक योग होते हैं। विवाह के लिए पंचम, सप्तम, द्वितीय और द्वादश भावों का विचार किया जाता है। द्वितीय भाव सप्तम से अष्टम होने के कारण विवाह के आरंभ व अंत का ज्ञान कराता है। साथ ही कुटुंब का भी भाव होता है। द्वादश भाव शैया सुख के लिए विचारणीय होता है और स्त्रियों के संदर्भ में सौभाग्य ज्ञान अष्टम से देखा जाता है, यह भी विचारणीय है। शुक्र को पुरुष के लिए और स्त्री के लिए गुरु को विवाह का कारक ग्रह माना जाता है। प्रश्न की मार्ग में स्त्रियों के विवाह का कारक ग्रह शनि होता है। सप्तमेश की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। मंगल यदि 8वें 12वें भाव में स्थित हो तो निश्चित रूप से दोनों काम करते हैं। 12वें भाव में मंगल तलाक और पति या पत्नी की मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। मंगल की किसी भी रूप में सप्तम भाव पर दृष्टि वैवाहिक समस्याओं का कारण बनती है। शनि यदि सप्तम भाव को देखते हो या सप्तम भाव में स्थित हो तो परेशान करते हैं। सूर्य और राहु की लग्न या सप्तम में स्थिति भी वैवाहिक समस्याओं से दो चार करवा सकती है। इनमें जानने वाली बात यह है कि सिर्फ मंगल और शनि ही जीवन भर के लिए परेशानी का सबक बनते हैं, बाकी सूर्य और राहु सिर्फ उसी समय परेशानी देते हैं जबकि वो गोचर व अंतर्दशा व महादशा से गुजर रहे हो। पति पत्नी दोनों की कुंडली के सप्तम भाव में अकेला शुक्र हो तो भी परेशानी देता है। हालांकि यदि शुक्र सप्तमेश भी हो तो कम परेशानी देता है, लेकिन देता तो है। सप्तमेश यदि नीच राशि में अस्त या दुख स्थान पर बैठा हो तो कष्टकारी है।
सप्तम भाव का संबंध किसी भी रूप में शनि से बनते ही समस्याओं की शुरुआत आपको मानना चाहिए। आजकल के अति विद्वान लोग व्यर्थ की वैज्ञानिकता के चक्कर में बिना कुंडली दिखाए संतान का विवाह कर देते हैं और उनको कष्टपूर्ण जीवन की ओर ढकेल देते हैं। सभी ज्योतिष प्रेमियों हेतु एक बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति प्रेम विवाह का कदम तभी उठाएगा जब उपरोक्त ग्रह स्थितियां हों। बाकी की बात तो आप समझ गए होंगे कि दूसरी चीज हमारी प्रार्थना है कि यदि उपरोक्त स्थिति हो तो 90% मामलों में संबंधित ग्रह का रत्न पहनने से भी बचना चाहिए। यदि आप भी किसी ऐसी ही वैवाहिक समस्या अर्थात विवाह न होना अथवा विवाह के बाद के कष्टों से पीड़ित हैं तो आप इस कार्यक्रम को देखें और समझें। हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और वैवाहिक या आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो इसका निदान भी संभव है। सिर्फ वो लोग जो प्रेम विवाह में रुचि रखते हैं, ज्योतिष से लगाव बनाए रखें। अगर ज्योतिष की समस्या आपकी सटीक है तो आपका निदान भी सटीक होगा। विद्वान ज्योतिषी को अपनी जन्म कुंडली दिखा करके विवाह में बाधक ग्रह दोषों को ज्ञात करें, उसका निवारण करें। ज्योतिषी दृष्टि से जब विवाह योग बनते हैं तो विवाह टलने से विवाह में बहुत देरी हो जाती है। वो विवाह को लेकर के अत्यंत चिंतित हो जाते हैं। तो जब भी आपकी कुंडली में विवाह का योग बने तो आप उस अवधि में अपने जातकों का विवाह जरूर करें। पंडित जी, जब कभी विवाह के लिए कुंडली दिखाई जाती है तो सबसे ज्यादा 7वें भाव की चर्चा होती है। आखिर ये 7वें भाव है क्या और इसका अर्थ क्या है? 7वें भाव का अर्थ है कि जन्म कुंडली में 7वां भाव विवाह, पत्नी, ससुराल, प्रेम, भागीदारी और गुप्त व्यापार के लिए माना जाता है। 7वां भाव अगर पाप ग्रहों द्वारा देखा जाता है और उसमें अगर अशुभ राशि के योग होता है तो स्त्री का पति चरित्रहीन होता है और स्त्री जातक की कुंडली में 7वें भाव में पाप ग्रह विराजमान है और कोई शुभ ग्रह उसे नहीं देख रहा है तो ऐसी स्त्री पति की मृत्यु का कारण बनती है। परंतु ऐसी कुंडली में द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठे हो तो पहले स्त्री की मृत्यु होती है। सूर्य और चंद्रमा की आपस की दृष्टि अगर शुभ होती है तो पति पत्नी की आपसी सामंजस्य अच्छा रहता है। और अगर सूर्य चंद्रमा की आपस की 150 डिग्री और 180 डिग्री या 72 डिग्री के आसपास की युति है तो कभी भी किसी भी समय तलाक या अलगाव हो सकता है। केतु और मंगल का संबंध किसी प्रकार से आपसी युति बना ले तो वैवाहिक जीवन आदर्शहीन होगा। ऐसा जातक कभी भी उसका जो वैवाहिक जीवन है वो खराब हो सकता है, उसका शिकार हो सकता है। स्त्री की कुंडली में सूर्य 7वें स्थान पर पाया जाना ठीक नहीं होता है। ऐसा योग वैवाहिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। केवल गुण मिला देने से या मांगलिक वाली बातों को बताने से इन बातों का फल सही नहीं मिलता। इसके लिए कुंडली के 7वें भाव का योगा योग देखना भी बहुत जरूरी होता है। 7वां भाव और पति पत्नी की बात है देखी जाती है। 7वें भाव को लेकर के पुरुष जातक के योग कारक योग अलग बनते हैं, स्त्री जातक के योगा योग अलग बनते हैं। विवाह करने के लिए सबसे पहले शुक्र पुरुष कुंडली के लिए और मंगल स्त्री कुंडली के लिए देखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इन सब के बाद चंद्रमा को देखना भी जरूरी होता है। मनुष्य जायते चंद्रमा के अनुसार चंद्रमा की स्थिति के बिना मन की स्थिति नहीं बन पाती। पुरुष कुंडली में शुक्र के अनुसार पत्नी और स्त्री कुंडली में मंगल के अनुसार पति का स्वभाव सामने आ जाता है। जी पंडित जी, विवाह के संबंध में क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ उपयोगी बातें जो ज्योतिष के अनुसार होती हो वो हमारे दर्शकों को बता सकते हैं क्या आप? देखिए, विवाह के लिए बहुत उपयोगी बातें हैं। सबसे पहले ही विवाह में अशौच आदि की संभावना हो तो 10 दिन पहले नांदी मुख श्राद्ध कराना चाहिए और नांदी मुख श्राद्ध के बाद विवाह संपन्न अशौच होने पर भी वर वधू को और करना चाहिए। नांदी मुख श्राद्ध के बाद विवाह समाप्ति अशौच होने पर वर वधू को और उसके माता पिता को अशौच नहीं होता है। दूसरा है कूष्मांड सूक्त के अनुसार नांदी श्राद्ध के पहले भी विवाह के लिए सामग्री तैयार होने पर अशौच प्राप्ति हो तो प्रायश्चित करके विवाह का कार्यक्रम होता है। प्रायश्चित के लिए हवन, गोदान और पंचगव्य प्राशन कर। विवाह के समय हवन में पूर्व अथवा मध्य में या अंत में कन्या आदि की रजस्वला हो जाने पर कन्या को स्नान करा करके युंजान मंत्र से हवन करके अवशिष्ट कर्म करना चाहिए। वधु या वर के माता को रजो दर्शन की संभावना हो तो नांदी श्राद्ध पहले ही कर लेना चाहिए, 10 दिनों पूर्व कर लेना चाहिए।
नांदी श्राद्ध के बाद रजोदर्शन जन्य दोष नहीं होता है। और नांदी श्राद्ध के पहले रजोदर्शन होने पर श्री शांति करके विवाह कराना चाहिए। वर या वधू की माता के रजस्वला अथवा संतान प्राप्ति होने पर श्री शांति करके विवाह हो सकता है। और विवाह में अशौच की संभावना हो तो अशौच के पूर्व अन्न का संकल्प कर देना चाहिए, और उस संकल्पित अन्न का दोनों पक्षों के मनुष्य भोजन भी कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता। परिवेषण अशगोत्र के मनुष्य को करना चाहिए। विवाह में वर वधू को ग्रंथि बंधन कन्यादान के पूर्व शास्त्र विहित है, कन्यादान के बाद नहीं। और कन्यादाता को अपनी स्त्री के साथ ग्रंथि बंधन कन्यादान के पूर्व होना चाहिए। जो कन्यादान कर रहा है वो माता पिता भी कन्या के पूर्व में ग्रंथि बंधन करने के बाद कन्यादान करें। दो कन्याओं का विवाह एक समय हो सकता है, परंतु एक साथ नहीं। लेकिन एक कन्या का वैवाहिक कृत्य समाप्त होने पर द्वार भेद और आचार्य भेद से हो सकता है, ऐसा शास्त्र सम्मत कहा गया है। एक समय में दो शुभ कर्म कार्य करना उत्तम नहीं है। उसमें भी कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, परंतु पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीनों तक नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोगों को भ्रम रहता है। एक वर्ष में सहोदर यानी जुड़वा भाई और बहनों का विवाह शुभ नहीं होता है। वर्ष भेद में और संकट में आप कर सकते हैं, अगर बहुत संकट है। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ भी विवाह निषिद्ध बताया गया है। और विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतिका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करना चाहिए। विवाह में छींक का दोष नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि छींक हो गई, थोड़ा सा कार्य रोक दें विवाह का, तो ऐसा नहीं होता है। वैवाहिक कार्यक्रम में स्पर्श का दोष नहीं होता है, किसी को छू लेने से कोई दोष नहीं लगता। वैवाहिक कार्यक्रम में चतुर्थ द्वादश चंद्रमा ग्राह्य हैं, और विवाह में छठ, अष्टमी, दशमी और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, रिक्ता आदि तिथियां निषिद्ध हैं। विवाह के दिन या पहले दिन अपने अपने घरों में कन्या के पिता और वर के पिता को स्त्री, कन्या, पुत्र सहित मंगल स्नान करना चाहिए, और शुद्ध नवीन वस्त्र, तिलक, आभूषण आदि से विभूषित होकर के गणेश, मातृका पूजन और नांदी श्राद्ध करना चाहिए। श्रेष्ठ दिन में 16 या 12 या 10 या 8 हाथ के परिमाण का मंडप चारों द्वार सहित बनाकर उसमें 1 हाथ की चौकोर हवन वेदी पूर्व को नीचे करती हुई बनाएं। उसमें हल्दी, गुलाल, गोदुम, चूने आदि से सुशोभित करें, और हवन वेदी के चारों ओर काष्ठ की 4 खूंटियां निम्न प्रकार से रोपे, और उन्हीं के बाहर सूत लपेटे। कन्या, सिंह और तुला राशियां संक्रांति में तो ईशान कोण में, प्रथम वृश्चिक, धनु और मकर हो तो राशियां संक्रांति में हो तो वायव्य कोण में, प्रथम मीन, मेष और कुंभ ये राशियां संक्रांति में हो तो नैऋत्य कोण में, और वृष, मिथुन और कर्क राशियां संक्रांति में हो तो अग्नि कोण में। प्रथम एक काट के पाटे में ऊपर गणेश, षोडश मातृका, नवग्रह आदि का स्थापन करें। ईशान कोण में कलश का स्थापन करें। कन्या यानी कन्या के पिता यानी अभिभावक स्नान करके शुद्ध नवीन वस्त्र धारण करके उत्तराभिमुख होकर आसन पर बैठें, और वर को पूर्वाभिमुख बैठाएं। तो ये बहुत सारे ऐसे नियम हैं शुभांगी जी जो कि हमारे वैदिक विवाहों में जिनकी मान्यता होती थी, आज तो केवल एक उसका आकार लिया जाता है, एक आधार लिया जाता है धर्म का। पहले तो बहुत सारे ऐसे कृत्य होते थे जो अब होते ही नहीं, जैसे नांदी मुख श्राद्ध का हमने कई बार जिक्र किया। तो विवाह में कोई भी नांदी मुख श्राद्ध नहीं करता, यहाँ तक कि यज्ञोपवीत में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नांदी मुख श्राद्ध नहीं करते। पंडित जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि शादी तो तय हो गई लेकिन तय होकर भी टूट जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है यदि कुंडली में 7वें घर का स्वामी सप्तमांश कुंडली में किसी भी नीच ग्रह के साथ अशुभ भाव में बैठा है तो शादी तय नहीं हो पाती। यदि दूसरे भाव का स्वामी अकेला 7वें घर में हो और शनि 5वें अथवा 10वें भाव में वक्री व नीच राशि का हो तो शादी तय होकर के भी टूट जाती है। यदि जन्म समय में श्रवण नक्षत्र हो और कुंडली में कहीं भी मंगल और शनि का योग हो तो भी शादी तय होकर टूट जाती है। यदि मूल नक्षत्र में जन्म हो और गुरु सिंह राशि में हो तो भी शादी तय होकर टूट जाती है, किंतु गुरु को वर्गोत्तम नहीं होना चाहिए। यदि जन्म नक्षत्र से 7वें, 12वें, 17वें, 22वें या 27वें नक्षत्र में सूर्य हो तो भी विवाह तय होकर के टूट जाता है। ऐसे कुछ ज्योतिष के कुछ योग हैं जिनके कारण से शादी तय होने के बाद टूट जाती है। पंडित जी, ये तो बात होगी विवाह कैसे टूट जाता है, लेकिन हम बात करना चाहेंगे तलाक के बारे में, क्योंकि तलाक आजकल जो भारत की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। काफ़ी संख्या में लोग तलाक ले रहे हैं, अपने रिश्ते से खुश नहीं होते हैं तो तलाक ले लेते हैं। ज्योतिष के अनुसार क्या कुछ कारण बताए गए हैं तलाक के? देखिए,
आज समाज में बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जी। जो अपने पुत्र का या अपनी पुत्री का विवाह बड़े धूमधाम से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस समस्या से भी वो ग्रसित होते हैं। ऐसे में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिन्हें अगर ध्यान रखेंगे तो इन समस्याओं से बच सकते हैं, जो पूर्व में भी हमने बताई हैं। यदि कुंडली मांगलिक होगी तो विवाह होकर भी तलाक हो जाता है जी। किंतु ध्यान रहे किसी भी हालात में सप्तमेश को वर्गोत्तम नहीं होना चाहिए। दूसरे भाव का स्वामी यदि नीचस्थ लग्नेश के साथ मंगल और शनि से देखा जाता होगा तो भी तलाक हो जाएगा, किंतु मंगल और शनि को लग्नेश अथवा द्वितीयेश नहीं होना चाहिए। यदि जन्म कुंडली का सप्तमेश सप्तमांश कुंडली का अष्टमेश हो, जन्म कुंडली का अष्टमेश सप्तमांश कुंडली का लग्नेश हो, दोनों कुंडली में लग्नेश से और सप्तमेश अपने से 8वें घर के स्वामी से देखे जाते हों तो भी ऐसी स्थिति में तलाक निश्चित होगा। जी। यदि पति पत्नी का जन्म नक्षत्र ध्रुव संज्ञक में हो और पति का चर संज्ञक में हो तो भी तलाक हो जाता है, किंतु किसी का भी मृदु संज्ञक नक्षत्र नहीं होना चाहिए। यदि अकेला राहु 7वें भाव में तथा अकेला शनि 5वें भाव में बैठा हो तो तलाक हो जाता है, किंतु ऐसी अवस्था में शनि को लग्नेश नहीं होना चाहिए या लग्न में उच्च का गुरु नहीं होना चाहिए। ये कुछ स्थितियां हैं, ये कुछ ग्रहों की और कुंडली के कुछ योग हैं जिनको हम बता रहे हैं शुभांगी जी, जिनके कारण से तलाक होता है। जी पंडित जी, जब कुंडली दिखाई जाती है तो ये कैसे पता चलता है कि पति पत्नी का चरित्र कैसा होगा? देखिए, इसके भी कुछ योग हैं कुंडली में। यदि कुंडली में 12वीं शुक्र और तीसरे उच्च का चंद्रमा हो तो चरित्र भ्रष्ट होता है। यदि 7वें मंगल और शुक्र 5वें शनि हो तो चरित्र दोष होता है। नवमेश नीच तथा लग्नेश 6ठे भाव में राहु युक्त हो तो निश्चित ही चरित्र दोष होता है। आर्द्रा विशाखा शतभिखा भरणी नक्षत्र का जन्म हो और मंगल और शुक्र दोनों ही कन्या राशि में हो तो अवश्य ही पतित चरित्र होता है। कन्या लग्न में लग्नेश यदि लग्न में ही हो तो पंच महापुरुष का योग बनता है, किंतु यदि बुध के साथ शुक्र और शनि हो तो नपुंसकत्व होता है। यदि 7वें राहु और कर्क व कुंभ राशि का मंगल लग्न में हो या लग्न में शनि मंगल और 7वें नीच का कोई भी ग्रह हो तो पति और पत्नी दोनों ही एक दूसरे को धोखा देने वाले होते हैं। जी। ऐसे कुछ योग ज्योतिष में बनते हैं। पंडित जी, मधुर वैवाहिक जीवन के योग कुंडली के अनुसार कैसे पता चलते हैं? हाँ, मधुर वैवाहिक जीवन के भी कुछ योग हैं। सप्तमेश का नवमेश योग हो, किसी भी केंद्र में हो, बुध गुरु और शुक्र में से कोई भी या सभी उच्च राशिगत हो तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही मधुर होता है। आगे पीछे ग्रहों से घिरे केंद्र में गजकेसरी योग हो और 8वें में भी कोई ग्रह नहीं हो तो वैवाहिक जीवन बहुत ही मधुर होता है। भले ही कुंडली में मांगलिक दोष हो, यदि पंच महापुरुष योग बनते हुए शुक्र और गुरु में से किसी कोण में सूर्य हो तो दाम्पत्य जीवन उच्च स्तरीय होता है। आपकी कुंडली में भले ही मांगलिक दोष हो, यदि सप्तमेश उच्चस्थ होकर के लग्नेश के साथ किसी भी केंद्र कोण अथवा कोण में युति करे तो दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। गुरु नीच का हो 7वें भाव में तथा नीच का मंगल लग्न में हो, यदि 6ठे 8वें और 12वें कोई ग्रह न हो तो तब भी किसी भी ग्रह के द्वारा पंच महापुरुष योग बनता हो तो वैवाहिक सुखी जीवन होता है। तो ये वैवाहिक और सुखी जीवन के कुछ योग है। पंडित जी, सुखी विवाह के बारे में ज्योतिष में क्या कहा जाता है? देखिए, ये वजह है कि कुछ दंपतियों का वैवाहिक जीवन विवाह के वर्षों बाद भी पहले जैसा ही बना रहता है जी। और कुछ दंपति विवाह के कुछ समय बाद ही अलग हो जाते हैं, परंतु कुछ दंपतियों के लिए वो जन्मों का बंधन बन जाता है। जी। विवाह ही नहीं होगा, जैसे विवाह नहीं होगा अगर यदि सप्तमेश शुभ स्थान पर नहीं है, यदि सप्तमेश 6वें 8वें 12वें स्थान पर अस्त होकर के बैठा है तो विवाह ही नहीं होगा। यदि सप्तमेश नीच राशि में है, यदि सप्तमेश 12वें भाव में है और लग्नेश या राशि पर सप्तम के साथ बैठा है, जब चंद्रमा शुक्र साथ में हो और उनसे सप्तम में मंगल और शनि विराजमान हो, जब शुक्र और मंगल दोनों सप्तम में हो, जब शुक्र मंगल दोनों पंचम या 9वें भाव में हो, जब शुक्र किसी पाप ग्रह के साथ हो और पंचम या 9वें भाव में हो, जब कभी शुक्र बुध शनि ये तीनों ही नीच में हो, जब पंचम में चंद्र हो 7वें या 12वें भाव में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह हो, जब सूर्य स्पष्ट और सप्तम स्पष्ट बराबर का हो। तो ये कुछ स्थितियां होती हैं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। पंडित जी, कुंडली के किस स्थिति की वजह से विवाह में देरी होती है? देखिए, सप्तम में बुध और शुक्र दोनों के होने पर विवाह के वादे चलते रहते हैं। विवाह आधी उम्र में होता है। चौथा या लग्न भाव मंगल बाल्यावस्था से युक्त हो, सप्तम में शनि हो तो कन्या की रुचि शादी में नहीं होती।
सप्तम में शनि और गुरु शादी देर से करवाते हैं। चंद्रमा से सप्तम में गुरु शादी देर से करवाता है। यही बात चंद्रमा की राशि कर्क से भी मानी जाती है। सप्तम में त्रिक भाव का स्वामी हो, कोई शुभ ग्रह योग कारक नहीं हो तो पुरुष विवाह में देरी होती है। जब सूर्य मंगल बुध लग्न या राशिपति को देखता हो और गुरु 12वें भाव में बैठा हो तो आध्यात्मिकता अधिक होने से विवाह में देरी होती है। लग्न में सप्तम में और 12वें भाव में गुरु या शुभ ग्रह योग कारक नहीं हो, परिवार भाव में चंद्रमा कमजोर हो तो विवाह नहीं होता। अगर हो भी जावे तो संतान नहीं होती। महिला की कुंडली में सप्तमेश या सप्तम शनि से पीड़ित हो तो विवाह देर से होता है। राहु की दशा में शादी हो या राहु सप्तम को पीड़ित कर रहा हो तो शादी होकर के टूट जाती है। यह सब दिमागी भ्रम के कारण होते हैं जी। ऐसे कुछ योग है। पंडित जी, वैवाहिक सुख के क्या उपाय बताए गए हैं ज्योतिष में? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी। हमारे जितने भी दर्शक हैं सभी ये चाहते हैं कि हमें वैवाहिक सुख मिले, उसके क्या उपाय हैं। यदि जन्म कुंडली में प्रथम चतुर्थ सप्तम द्वादश स्थान स्थित मंगल होने से जातक को मंगली योग होता है और इस योग होने से जातक के विवाह के विलंब, विवाहोपरांत पति पत्नी में कलह, पति या पत्नी के स्वास्थ्य में क्षीणता, तलाक और क्रूर मंगली होने पर जीवन साथी की मृत्यु तक हो सकती है। ऐसे जातक मंगल का व्रत करें, मंगल मंत्र का जप, घट का विवाह आदि करें। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में कुछ विशेष ग्रह दोषों के प्रभाव से वैवाहिक जीवन पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में उन ग्रहों के उचित ज्योतिषीय उपचार के साथ ही मां पार्वती को प्रतिदिन सिंदूर अर्पित करना चाहिए। क्यों? सिंदूर को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से देवी मां की पूजा करता है उसके जीवन में कभी भी पारिवारिक क्लेश, झगड़े, मानसिक तनाव की स्थिति निर्मित नहीं होती है। सप्तम भावगत शनि स्थित होने से विवाह बाधक होते हैं और ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप 76,000 और 7600 हवन शमी की लकड़ी से, घृत, मधु और मिश्री से करवा दें, आपको लाभ मिलेगा। राहु या केतु होने से विवाह में बाधा या विवाहोपरांत कलह होता है। यदि राहु के सप्तम स्थान में राहु हो तो राहु का मंत्र है ओम रांग राहवे नमः का 72,000 बार जप पूर्व में दूर्वा, घृत, मधु व मिश्री से दशांश हवन करवाएं। और अगर केतु स्थित हो तो केतु मंत्र के ओम किंग केतुवे नमः का 28,000 बार जप करवा लें। कुश, घृत, मधु व मिश्री से दशांश हवन करवाएं। सप्तम भावगत सूर्य स्थित होने से पति पत्नी में अलगाव और तलाक पैदा करता है। अतः जातक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रविवार से प्रारंभ करें और प्रतिदिन करें। रविवार कप नमक रहित भोजन करें। रविवार के दिन जो है नमक रहित भोजन करें। सूर्य को प्रतिदिन जल में लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत मिलाकर के 3 बार अर्घ्य दें। जिस जातक को किसी भी कारणवश विवाह में विलंब हो रहा हो तो नवरात्रि में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक 44,000 बार जप करें। मंत्र है, हम बता रहे हैं, वो दुर्गा जी की मूर्ति या चित्र के सन्मुख। ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। और किसी स्त्री जातिका को अगर किसी कारणवश विवाह में विलंब हो रहा हो तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष सोमवार से या नवरात्रि में गौरी पूजन करे और मंत्र हम बताएंगे उसका 21,000 बार जप करना चाहिए। वो लड़कियां भी कर सकती हैं, उनके लिए मंत्र है हे गौरी शंकरार्धाग्निम यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। किसी लड़की के विवाह में विलंब होता है तो नवरात्रि के प्रथम दिन शुद्ध प्रतिष्ठित कात्यायनी यंत्र एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर स्थापित करें और यंत्र का पंचोपचार विधि से पूजन करके उसके मंत्र का 21,000 बार लड़की अगर स्वयं करे या किसी सुयोग्य आचार्य से करवा सकती है। वो मंत्र है ओ कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जन्म कुंडली में सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु आदि पाप ग्रहों के कारण अगर विवाह में विलंब हो रहा है तो गौरी शंकर रुद्राक्ष शुद्ध और प्राण प्रतिष्ठित करवा करके एक मंत्र है उसको 1008 बार जप करके पीले धागे के साथ धारण करना चाहिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष सिर्फ जल्द विवाह ही नहीं कराता बल्कि विवाहोपरांत पति पत्नी के बीच सुखमय स्थिति भी प्रदान करता है। वो मंत्र कौन सा है जिसका जप करना है 1008 बार? ओम शुभगामय च विद्महे काममालाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। इस मंत्र की 11 दिन तक लगातार एक माला रोज जप करें। दीपक और धूप जला करके 11वें दिन एक मिट्टी के कुल्हड़ का मुंह लाल कपड़े में बांध दें और उस कुल्हड़ पर बाहर की तरफ 7 रोली की बिंदी बनाकर अपने आगे
रखे और जो मंत्र हमने बताया है इस मंत्र की 5 माला का जप करें। चुपचाप को लड़को रात के समय किसी चौराहे पर रख दें, पीछे मुड़कर न देखें, सारी रुकावट दूर हो जाएगी और शीघ्र विवाह होता है। जिस लड़की के विवाह में बाधा हो उसे मकान के वायव्य दिशा में सोना चाहिए। लड़की के पिता जब लड़के वालों के यहाँ जाएं विवाह वार्ता के लिए तो लड़की अपनी चोटी खुली रखे, जब तक पिता लौटकर घर ना आ जाए तब तक चोटी नहीं बांधनी चाहिए। ये भी एक टोटका है। लड़की गुरुवार को अपने तकिए के नीचे हल्दी की गांठ पीले वस्त्र में लपेट करके रखे और पीपल की जड़ में लगातार 13 दिन तक लड़की या लड़का जल चढ़ाएं तो शादी की रुकावट दूर हो जाती है। विवाह में अप्रत्याशित विलंब हो तो जातिकाएं अपने अहम के कारण अनेक युवकों को स्वीकृति के बाद भी उन्हें अस्वीकार करती रहें तो उन्हें एक मंत्र है 108 बार प्रत्येक दिन शुभ मुहूर्त से प्रारंभ करके करना चाहिए। वो मंत्र है सिंदूर पत्रम रजिकामदेहम दीप्तांबरम सिंधु समोहितांगम संध्यारुणम धनु पंकज पुष्पबाणम पंचायुधम भुवन मोहन मोक्षणात् क्लेम मन्यमान मन्यथाम महाविष्णु स्वरूपाय महाविष्णु पुत्राय महापुरुषाय पति सुखम में शीघ्रम देहि। किसी भी लड़के या लड़की के विवाह में बाधा आ रही हो तो विघ्नहर्ता गणेश जी की उपासना किसी भी चतुर्थी से प्रारंभ करें और अगले चतुर्थी तक 1 माह करनी चाहिए। इसके लिए स्फटिक, पारद या पीतल से बने गणेश जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित किसी थाली में पश्चिमाभिमुख स्थापित करें और स्वयं पूर्व की ओर मुख करके जल, चंदन, अक्षत, फूल, दूर्वा, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा करके 108 बार ओम गंग गणेशाय नमः मंत्र को पढ़ते हुए गणेश जी पर 108 दूर्वा चढ़ाएं और नैवेद्य में मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएं। पूजा के बाद बच्चों में प्रसाद बांटें। ये प्रयोग 1 महीने तक करना चाहिए। गणेश जी पर चढ़ाए गए दूर्वा लड़की के पिता अपनी जेब में दाईं तरफ लेकर लड़के के यहाँ विवाह की वार्ता के लिए जाए। तुलसी के पौधे की 12 परिक्रमाएं और अनंतर दाहिने हाथ से दुग्ध और बाएं हाथ से जलधारा सूर्य को 12 बार इस मंत्र से अर्घ दें। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्र किरणाय मम वांछित देहि देहि स्वाहा और इस मंत्र का 108 बार जप करें। वो मंत्र है ओम देवेंद्राणि नमस्तुभ्यं देवेंद्र प्रेयामिनीम विवाहम भाग्यमारोग्यम शीघ्र लाभम च देहि में। गुरुवार का व्रत करें और बृहस्पति मंत्र के पाठ की 1 माला की आवृत्ति केले के पेड़ के नीचे बैठ करके करें। कन्या का विवाह हो चुका हो और विदा हो रही हो तो एक लोढ़े में गंगाजल, थोड़ी सी हल्दी, एक सिक्का डाल करके लड़की के सिर से 7 बार घुमाकर उसके आगे फेंक दें। उसका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। ये भी एक टोटका है। किसी भी शुक्रवार की रात्रि में स्नान के बाद 108 बार स्फटिक माला से एक मंत्र है उसका जप करें। ओम ऐं ऐं विवाह बाधा निवारणाय क्रीं क्रीं ओम फट। लड़के के शीघ्र विवाह के लिए शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को 70 ग्राम अरवा चावल, 70 सेंटीमीटर सफेद कपड़ा, 7 मिश्री के टुकड़े, 7 सफेद फूल, 7 छोटी इलायची, 7 सिक्के, 7 श्रीखंड चंदन के टुकड़े और 7 जनेऊ, इन सबको सफेद वस्त्रों में बांध करके विवाहेच्छु व्यक्ति जिसका विवाह होना है घर के किसी भी सुरक्षित स्थान में शुक्रवार प्रातः स्नान करके इष्टदेव का ध्यान करके अपनी मनोकामना को कह करके उस पोटली को ऐसे स्थान पर रखे जहां पर किसी की दृष्टि न पड़े। ये पोटली 90 दिन तक रखी रहने दे, आपका विवाह हो जाएगा। लड़की के शीघ्र विवाह के लिए भी है 70 ग्राम चने की दाल, 70 सेंटीमीटर पीला कपड़ा, 7 पीले रंग में रंगा सिक्के, 7 सुपारी पीले रंग में रंगी, 7 गुड़ की डली, 7 पीले फूल, 7 हल्दी की गांठ, 7 पीले जनेऊ, इन सबको पीले वस्त्रों में बांध करके विवाहेच्छु जातिका यानी लड़की घर के किसी सुरक्षित स्थान में गुरुवार प्रातः स्नान करके इष्टदेव का ध्यान करके और मनोकामना को कह करके पोटली को ऐसे स्थान पर रखे जहां पर किसी की नजर न पड़े और ये पोटली 90 दिन तक रखेगी। विवाह आपकी कन्या का हो जाएगा। और श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए बालकांड का पाठ करें। अगर आपको चाहिए, आप किसी कन्या को श्रेष्ठ वर चाहिए तो बालकांड का पाठ करें, आपको श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होगी। पंडित जी, सौभाग्य शास्त्रोत्तर शतनाम स्त्रोत क्या है? देखिए, सौभाग्य स्तोत्र सतनाम स्तोत्र किसी भी श्रद्धा विश्वास युक्त स्त्री के द्वारा स्नान आदि से शुद्ध होकर के सूर्योदय से पहले जो हम मंत्र बताएंगे उसकी 10 माला प्रतिदिन किए जाने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और उस व्यक्ति का, उस महिला का सौभाग्य बना रहता है। किसी भी शुभ दिन इस जप को आरंभ करना चाहिए या प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में विधि पूर्वक हवन करवाकर यथाशक्ति कुमारी बटुक आदि को भोजन कराकर इसे संतुष्ट करना चाहिए।
इस मंत्र के हवन में समिधा में केवल बट वृक्ष की लकड़ी लेनी चाहिए। मंत्र है ओम ओम ह्रीं ओम क्रीम ह्रीं ओम स्वाहा। साथ ही सौभाग्य अष्टशतनाम स्तोत्र का प्रतिदिन कम से कम एक पाठ करना चाहिए। जो सौभाग्य स्तोत्र आता है इसका एक पाठ रोज करें, इससे सौभाग्य की रक्षा होती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो 28 साल की आयु तक विवाह नहीं होना एक सामान्य बात है। घबराए नहीं, 28 साल के बाद विवाह की प्रबल संभावना बनती है। बस आपको ध्यान रखना है कि किसी अन्य ग्रह के कारण उसमें विघ्न न आए। महिलाओं के लिए बृहस्पति पति पुत्र तथा धन का प्रतिनिधित्व ग्रह है, इसलिए कन्याओं के विवाह पर गुरु की स्थिति का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। बृहस्पति या गुरु ऐसा ग्रह है जो विवाह का कारक बनता है, इसलिए अगर गुरु को ठीक कर लिया जाए तो दूसरे ग्रहों के दोषों को कम दोषों को कम कर विवाह का योग बनाया जा सकता है। और इन ग्रहों के दोषों के अलावा पूर्व जन्म के कारक और पितरों यानी माता पिता और पूर्वजों तक का दोष भी विवाह में विलंब कराता है। ज्योतिष शास्त्र में अगर विलंब के कारण बताए गए हैं तो उसे दूर करने के उपाय भी हैं। आज आपको कन्याओं के शीघ्र विवाह के उपायों की बात बता रहे हैं, ग्रहों की स्थिति और पितरों के दोषों की। जब दो कारक आपके विवाह में बाधक बन रहे हैं तो दोनों की शांति कैसे करें। पितरों का दोष शांत करने के घरेलू व मुफ्त के कुछ उपाय हैं, जैसे अपनी माँ का सम्मान करें, उनकी खूब सेवा करें। यदि घर में भाभी या चाची हो तो उनका भी सम्मान करें, सेवा से उन्हें प्रसन्न रखें। गौरी की कृपा से उन्हें वर मिल रहा है, इसलिए उनका सम्मान कर आप गौरी का आशीर्वाद ले रही हैं। घर की पहली रोटी गाय को खिलाएं, सूर्यदेव को नित्य प्रणाम करें। ये कुछ उपाय हैं जो आपके विवाह के बाधा को हटा सकते हैं। जी पंडित जी, ज्योतिष के अनुसार ये कैसे पता चलता है कि किस राशि की लड़की या लड़का भाग्यशाली होगा? देखिए, किस राशि के लिए किस राशि का लड़का भाग्यशाली होगा ये विषय है ना। भाग्यशाली राशि के लड़कों के लिए आपने कई बार सुना होगा कि विवाह के बाद आपकी किस्मत चमकेगी। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जीवन साथी अपने साथ भाग्य लेकर आता है। विवाह के बाद का जीवन कैसा रहेगा ये बताना मुश्किल है, फिर भी अगर कन्या की कुंडली के मित्रता और भाग्य का विचार करके शादी की जाए तो जीवन साथी भाग्योदय और सुखद दाम्पत्य जीवन में सहायक हो सकता है। इसकी गणना या विचार राशि के हिसाब से भी संभव है। तो कैसे समझते हैं, आइए समझ लेते हैं। किस राशि के पुरुष के लिए सबसे अच्छा मेल किस राशि की कन्या के लिए बैठता है, उसके लिए भाग्योदय लेकर के आए और वैवाहिक जीवन आनंदमय साबित हो। बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के पुरुष कड़े स्वभाव के, क्रोधी और जिद्दी होते हैं, इसलिए बेहतर मेल बिठाने के लिए इस राशि के लड़कों के विवाह के लिए तुला राशि की लड़कियां सबसे अच्छी होती हैं। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वाले पुरुषों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है, इसलिए वो शांत स्वभाव के होते हैं और इन लड़कों के लिए वृश्चिक राशि की लड़कियां ज्यादा लकी होती हैं। मिथुन राशि वाले पुरुषों का स्वभाव चंचल होता है। मिथुन राशि वाले यदि वृष राशि, तुला राशि और सिंह राशि की कन्या से विवाह करें तो वह उनके मन को शांत रखकर गलत रास्ते पर जाने से रोकती हैं और भाग्यशाली साबित होती है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, इसलिए इस राशि के लड़के मीठा बोलने वाले होते हैं। उनके लिए सिंह राशि, मेष राशि और धनु राशि की कन्याएं अच्छा साथ निभाती हैं और सौभाग्य लेकर के आती हैं। सिंह राशि के जातक इस राशि के पुरुष आत्मविश्वास से भरे लेकिन बड़े गुस्सैल होते हैं। इस राशि के लिए कर्क, मेष, वृश्चिक और धनु राशि और मीन राशि की लड़कियां इनके जीवन को व्यवस्थित करके सुख शांति लाने में मददगार होती हैं, इसलिए वो इनके लिए ज्यादा लकी साबित होती हैं। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए वृष राशि की लड़कियां शुभ होती हैं और कन्या राशि वालों को वृष राशि की लड़कियों से अच्छा सहयोग भी मिलता है और भावनात्मक रूप से जुड़ाव भी ज्यादा गहरा होता है। तुला राशि वाले लड़के मेष राशि की कन्या, मिथुन राशि, कन्या राशि और मकर राशि की लड़कियों से प्रभावित होते हैं। इस राशि के लड़के स्थिर मिजाज वाले होते हैं। मेष राशि की लड़कियां इनके साथ विशेष सहयोग करती हैं और भाग्योदय भी इनका कराती हैं। वृश्चिक राशि वाले लड़कों की अगर बात करें तो आत्मविश्वास में कुछ कम होते हैं क्योंकि उनकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ होता है। वहीं वृष राशि वालों के लिए चंद्रमा शुभ फल देने वाला होता है, इसलिए वृष राशि की कन्या वृश्चिक राशि वालों का विश्वास बढ़ा करके लकी साबित होती हैं। और इसके अलावा धनु राशि और मीन राशि भी उनके लिए शुभ होती है। धनु राशि वाले लड़कों का मिजाज मिथुन राशि वालों की तरह चंचल होता है, इसलिए धनु राशि वाले लड़कों के लिए सिंह राशि और मेष राशि की लड़कियां सबसे अच्छी साबित हो सकती हैं। मकर राशि की अगर बात करें तो मकर राशि वाले पुरुष स्वभाव से कठोर होते हैं, उन्हें अगर भावनात्मक सहयोग की बड़ी जरूरत होती है। कर्क राशि, तुला राशि और वृष राशि की कन्या इस कमी को पूरा कर उनका भाग्योदय करा सकती हैं।
कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों को हर मोड़ पर अच्छे सच्चे साथी की जरूरत होती है। उनके लिए सिंह राशि और वृष राशि की महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की दिलाने वाली साबित होती हैं। कुंभ राशि की अगर बात करें तो कुंभ राशि के लड़कों को यदि सिंह और वृष राशि वाली जीवन संगिनी मिले तो भाग्योदय जल्दी होता है। और मीन राशि वालों के जीवन में मेष और वृश्चिक राशि की महिलाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए मीन राशि के लड़कों की मेष और वृश्चिक राशि की लड़की के साथ मेल ज्यादा बेहतर और लकी साबित हो सकता है। तो ये राशि के हिसाब से आपकी राशि के लिए किस राशि की लड़की बहुत शुभ होगी, ये आपका जो प्रश्न था। पंडित जी, पति पत्नी में अलगाव के ज्योतिषी कारण क्या बताए गए हैं? देखिए, ज्योतिषीय नियम है कि कुंडली में अशुभ ग्रहों से अधिष्ठित भाव के बल का ह्रास और शुभ ग्रहों से अधिष्ठित भाव के बल की समृद्धि होती है। जैसे कि मानसागरी में वर्णन आया है कि केंद्र भावगत बृहस्पति हजारों दोषों का नाशक होता है, किंतु विडंबना यह है कि सप्तम भावगत बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह जो स्त्रियों के सौभाग्य और विवाह का कारक है, वैवाहिक सुख के लिए दूषित सिद्ध हुआ है। यद्यपि बृहस्पति बुद्धि, ज्ञान और अध्यात्म से परिपूर्ण एक अति शुभ ग्रह, शुभ और पवित्र ग्रह है, मगर कुंडली में सप्तम भावगत बृहस्पति वैवाहिक जीवन के सुखों का हंता भी होता है जी। सप्तम भावगत बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर होने से जातक सुंदर, स्वस्थ, विद्वान, स्वाभिमानी, कर्मठ और अनेक प्रगतिशील गुणों से युक्त होता है, किंतु स्थान हानि करे जीवा उक्ति के अनुसार ये यौन उदासीनता के रूप में सप्तम भाव से संबंधित सुखों की हानि करता है। प्रायः शनि को विलंबकारी माना जाता है, मगर स्त्रियों की कुंडली के सप्तम भावगत बृहस्पति से विवाह में विलंब नहीं होता, बल्कि विवाह की संभावना ही न्यून होती है। यदि विवाह हो जाए तो पति पत्नी को मानसिक और दैहिक सुख का अभाव होता है, जो उनके वैवाहिक जीवन में भूचाल ला देता है। और जातक पारिजात के अध्याय 14 के श्लोक 17 में लिखा है कि नीचे गुरु मदग्नेशति नष्टदारो, अर्थात सप्तम भावगत नीच राशिस्थ बृहस्पति से जातक की स्त्री मर जाती है। कर्क लग्न की कुंडलियों में सप्तम भावगत बृहस्पति की नीच राशि मकर होती है। व्यवहारिक रूप से उपर्युक्त कथन केवल कर्क लग्न वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि कुंडली के सप्तम भाव अधिष्ठित किसी भी राशि में बृहस्पति हो, उससे वैवाहिक सुख अल्प ही होते हैं। एक नियम ये भी है कि किसी भाव के स्वामी की अपनी राशि से खष्टम, अष्टम या द्वादश भाव स्थान पर स्थिति से उस भाव के फलों का नाश होता है। सप्तम से खष्ट स्थान पर द्वादश भाव भोग का स्थान, और सप्तम से अष्टम द्वितीय भाव धन, विद्या और परिवार तथा उनसे प्राप्त सुखों का स्थान है। यद्यपि इन भावों में पाप ग्रह अवांछनीय है, किंतु सप्तमेश के रूप में शुभ ग्रह भी चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र किसी भी राशि में हो वैवाहिक सुख हेतु अवांछनीय है। चंद्रमा से न्यूनतम और शुक्र से अधिकतम वैवाहिक दुख होते हैं। दाम्पत्य जीवन कलह से दुखी पाया गया, जिन्हें तलाक के बाद द्वितीय विवाह से सुखी जीवन मिला। पुरुषों की कुंडली में सप्तम भावगत बुध से नपुंसकता होती है। यदि इसके संग शनि और केतु की युति हो तो नपुंसकता का परिमाण बढ़ जाता है। ऐसे पुरुषों की स्त्रियां यौन सुखों से मानसिक और दैहिक रूप से अतृप्त रहती है, जिसके कारण उनका जीवन अलगाव या तलाक हेतु संवेदनशील होता है। सप्तम भावगत बुध के संग चंद्रमा, मंगल, शुक्र और राहु से अनैतिक यौन क्रियाओं की उत्पत्ति होती है, जो वैवाहिक सुख की नाशक है। यदि सप्तमेश बुध पाप ग्रहों से युक्त हो और नीच वर्ग में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट होकर के पाप स्थान में स्थित हो, तो मनुष्य की स्त्री पति और कुल की नाशक होती है। सप्तम भाव के अतिरिक्त तो द्वादश भाव भी वैवाहिक सुख का स्थान है। चंद्रमा और शुक्र दो भोगप्रद ग्रह पुरुषों के विवाह के कारक हैं। चंद्रमा सौंदर्य, यौवन से कल्पना के माध्यम से स्त्री पुरुष के मध्य आकर्षण उत्पन्न करता है। दो भोगप्रद तत्वों के मिलने से अतिरेक होता है, अतः सप्तम और द्वादश भावगत चंद्रमा अथवा शुक्र के स्त्री पुरुषों के नेत्रों में विपरीत लिंग के प्रति कुछ ऐसा आकर्षण होता है जो उनके अनैतिक यौन संबंधों का कारक बनता है। यदि शुक्र मिथुन या कन्या राशि में हो या इसके संग कोई ऐसा भोगप्रद ग्रह जैसे चंद्रमा, मंगल, बुध और राहु हो, तो शुक्र प्रधान भोगवादी प्रवृत्ति में वृद्धि और अनैतिक यौन संबंधों की उत्पत्ति करती है। ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय, सिद्धांत प्रिय और दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते, बल्कि चंचल, चरित्रहीन, अस्थिर बुद्धि, अविश्वासी व्यवहार, कुशल मगर शराब, कबाब, शबाब और सौंदर्य प्रधान वस्तुओं पर अपव्यय करने वाले होते हैं। क्या ऐसे व्यक्तियों का गृहस्थ जीवन सुखी रह सकता है? कदापि नहीं। इस प्रकार इन सारे सूत्रों से सिद्ध होता है कि कुंडली में अशुभ ग्रहों की भांति शुभ ग्रहों की विशेष स्थिति से वैवाहिक सुख नष्ट होते हैं। जी पंडित जी, कुंडली के कैसे पता चलता है कि जातक का जीवन साथी कैसा होगा? देखिए, जातक के जीवन साथी का पता यदि वर की कुंडली के सप्तम भाव में वृषभ या तुला राशि होती है तो उसे सुंदर पत्नी मिलती है। यदि कन्या की कुंडली में चंद्रमा से सप्तम स्थान पर शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र में से कोई भी हो
तो उसका पति राज्य में उच्च पद प्राप्त करता है तथा धनवान होता है। जब सप्तमेश सौम्यग्रह होता है और स्वग्रही होकर के सप्तम भाव में ही उपस्थित होता है तो जातक को सुंदर आकर्षक प्रभामंडल से युक्त और सौभाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है। जब सप्तमेश सौभाग्य ग्रह होकर के भाग्य भाव में उपस्थित होता है तो जातक को शील युक्त रमणी और सुंदर पत्नी प्राप्त होती है तथा विवाह के पश्चात जातक का निश्चित भाग्योदय होता है। जब सप्तमेश एकादश भाव में उपस्थित हो तो जातक की पत्नी रूपवती संस्कार युक्त मृदुभाषी व सुंदर होती है और विवाह के पश्चात जातक की आर्थिक आय में वृद्धि होती है या पत्नी के माध्यम से भी उसे आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। यदि जातक की जन्म कुंडली के सप्तम भाव में वृषभ या तुला राशि होती है तो जातक को चतुर मृदुभाषी सुंदर सुशिक्षित संस्कारवान और गौरवर्ण संगीत कला आदि में दक्ष भावुक और चुंबकीय आकर्षण वाली काम कला में प्रवीण पत्नी प्राप्त होती है। यदि जातक की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में मिथुन या कन्या राशि उपस्थित हो तो जातक को कोमलांगी आकर्षक व्यक्तित्व वाली सौभाग्यशाली मृदुभाषी सत्य बोलने वाली नीति और मर्यादाओं से युक्त बात करने वाली श्रृंगार प्रिय कठिन समय में पति का साथ देने वाली और सदैव मुस्कुराती रहने वाली पत्नी प्राप्त होती है। उन्हें वस्त्र और आभूषण बहुत प्रिय होते हैं। जिस जातक के सप्तम भाव में कर्क राशि स्थित होती है उसे अत्यंत सुंदर भावुक कल्पना प्रिय मधुर भाषी लंबे कद वाली और तीखे नाक नक्श वाली सौभाग्यशाली और वस्त्र और आभूषणों से प्रेम करने वाली पत्नी प्राप्त होती है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कुंभ राशि स्थित हो तो ऐसे जातक की पत्नी गुणों से युक्त धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में गहरी अभिरुचि रखने वाली और दूसरों की सेवा सहयोग करने वाली होती है। जब सप्तम भाव में धनु या मीन राशि जातक को धार्मिक आध्यात्मिक और पुण्य के कार्यों में रुचि रखने वाली सुंदर न्याय नीति से युक्त बातें करने वाली वाक्पटु पति के भाग में वृद्धि करने वाली सत्य का आचरण करने वाली और शास्त्र और पुराणों का अध्ययन करने वाली पत्नी प्राप्त होती है। जी पंडित जी, कुंडली से कैसे पता चलता है कि पति कैसा होगा? देखिए, जिस कन्या की जन्म कुंडली के लग्न में चंद्र बुध गुरु या शुक्र उपस्थित होते हैं उसे धनवान पति प्राप्त होता है। जिस कन्या की जन्म कुंडली के लग्न में गुरु उपस्थित हो तो उसे सुंदर धनवान बुद्धिमान पति व श्रेष्ठ संतान भी मिलती है। भाग्य भाव में या सप्तम अष्टम और नवम भाव में शुभ ग्रह होने से ससुराल धनाढ्य और वैभवपूर्ण होती है। कन्या की जन्म कुंडली में चंद्रमा से सप्तम स्थान पर शुभ ग्रह बुध गुरु शुक्र आदि में से कोई उपस्थित हो तो उसका पति राज्य में उच्च पद प्राप्त करता है और उसे सुख व वैभव प्राप्त होता है। जब कन्या की कुंडली में के लग्न में चंद्र हो तो ऐसी कन्या पति को प्रिय होती है और चंद्र व शुक्र की युति हो तो कन्या ससुराल में अपार संपत्ति और समस्त भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करती है। जिस कन्या की कुंडली में वृषभ कन्या तुला लग्न हो तो वह प्रशंसा पाकर पति और धनवान ससुराल में प्रतिष्ठा प्राप्त करती है और कन्या की कुंडली में जितने अधिक शुभ ग्रह गुरु शुक्र बुध या चंद्र लग्न को देखते हैं या सप्तम भाव को देखते हैं उसे उतना धनवान और प्रतिष्ठित परिवार और पति प्राप्त होता है। जिस कन्या की जन्म कुंडली में लग्न में ग्रहों की स्थिति की गणना अनुसार त्रिशांश कुंडली का निर्माण करना चाहिए। देखना चाहिए यदि कन्या का जन्म मिथुन या कन्या लग्न में हुआ है या लग्नेश गुरु या शुक्र के त्रिशांश में है तो उसके पति के पास अटूट संपत्ति होती है और कन्या सदैव ही सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करने वाली होती है। जब कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र उपस्थित होकर अपने नवांश अर्थात वृषभ या तुला के नवांश में हो तो पति धनाढ्य होता है। सप्तम भाव में बुध होने से पति विद्वान गुणवान धनवान होता है और गुरु के होने से दीर्घायु राजा के संपत्ति वाला गुणी और शुक्र या चंद्र हो तो ससुराल धनवान और वैभवशाली होती है। जब एकादश भाव में वृषभ तुला राशि हो या इस भाव में चंद्र बुध या शुक्र हो तो ससुराल धनाढ्य और पति सौम्य व विद्वान होता है, पर हर पुरुष सुंदर पत्नी और स्त्री धनवान पति की कामना करती है। यदि जातक की जन्म कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य हो तो उसकी पत्नी शिक्षित सुशील सुंदर कार्यों में दक्ष होती है, किंतु ऐसी स्थिति में सप्तम भाव पर दृष्ट किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो दाम्पत्य जीवन में कलह और सुखों का अभाव होता है। जब जातक की जन्म कुंडली में स्वग्रही उच्च या मित्र क्षेत्रीय चंद्र हो तो जातक का दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है तथा उसके सुंदर सुशील भाविक गौरवर्ण और सखन के राशि वाली रमणी पत्नी प्राप्त होती है। सप्तम भाव में क्षीण चंद्र दाम्पत्य जीवन में न्यूनता उत्पन्न करता है। जब जातक की कुंडली में सप्तमेश केंद्र में उपस्थित हो तथा उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तभी जातक को गुणवान सुंदर सुशील पत्नी प्राप्त होती है। पुरुष जातक की जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र शुभ ग्रह बुध गुरु या शुक्र उपस्थित हो तो ऐसा जातक सौभाग्यशाली होता है। उसकी पत्नी सुंदर सुशिक्षित होती है और कला नाट्य संगीत लेखन संपादन में प्रसिद्धि प्राप्त करती है। ऐसी पत्नी सलाहकार दयालु धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रखती है। जी
पंडित जी, विवाह के पूर्व किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? ज्योतिषी परामर्श इसका है कि रूप, सौंदर्य, स्वास्थ्य स्तर पर गणना आदि सब तरह से जब आश्वस्त हो जाएं तो जो बातें हमने बताई हैं उन आवश्यक रूप से जांच लें। लड़के और लड़की दोनों का जन्म एक दूसरे के तृतीयांत राशि में न हो, अर्थात यदि लड़के का जन्म मेष राशि के अंत में अर्थात कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में हो तो लड़की का जन्म मिथुन राशि के अंत अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र के अंतिम चरण में नहीं होना चाहिए। कुंडली में लड़के के जिस भाव में सूर्य हो, लड़की की कुंडली में उस भाव में गुरु न हो। लड़की के जिस भाव में मंगल हो, लड़के की कुंडली में उस भाव में शुक्र न हो। लड़की की कुंडली में यदि 8वें भाव में शनि, राहु, मंगल या सूर्य हो तो लड़की की कुंडली में इसी भाव में से कोई भी ग्रह उस शर्त पर हो जो लड़के के अष्टक वर्ग में 8वें भाव में चौथे या इससे कम अंक लिया हुआ हो, अन्यथा अल्पायु योग स्वतः बन जाएगा। और विवाह का मुहूर्त तभी निकालें जब लड़का या लड़की किसी एक का किसी भी ग्रह में राहु की अंतर्दशा न चल रही हो, जब दूसरे की सप्तम या दूसरे भाव की संध्या में पाचक दशा चल रही हो। ऐसा इसलिए ताकि आजीवन एक की दशा विपरीत होने पर दूसरे की दशा बली होकर उसे सहारा दे देती है। पारंपरिक गणना के अनुसार यदि नाड़ी एक हो जाती है तो शादी निषिद्ध कर दी जाती है। कारण यह है कि एक तो गणना में सीधे 8 अंक कम हो जाते हैं, दूसरे वंशक्रम अवरुद्ध होने का कथन है। किंतु यदि दोनों की कुंडली में पंचमेश, सप्तमेश और लग्नेश दोनों के 5वें भाव की राशि 5 या इससे अधिक अंक पाते हैं तो वंशक्रम अवरुद्ध नहीं होता। केवल मांगलिक योग शादी में 20% ही बाधक बन सकता है, वो भी तब तक जब अष्टमेश और द्वादश दोनों के अष्टम और द्वादश भाव में 5 या इससे अधिक अंक पाते हैं। यदि लग्नेश, सप्तमेश और पंचमेश सप्तम भाव में 5 या इससे अधिक पाते हैं अंक, इनमें से कोई अस्त या नीच का ना हो, लड़का लड़की दोनों आजीवन सुखी और खुश रहेंगे, चाहे कुंडली कितनी भी भयंकर मांगलिक क्यों न हो। दोनों के सप्तमांश कुंडली से सप्तम परस्पर शत्रु ग्रह नहीं होने चाहिए। यदि संयोग से ऐसा हो भी जाता है तो शादी के समय नक्षत्र में विवाह कदापि न करें, जिससे जन्म के समय दोनों के सप्तमेश। यदि सप्तम भाव में प्रत्येक ग्रह को 5 या इससे अधिक अंक मिले तो गणना न मिलने पर भी शादी सदा शुभ होगी। इसके विपरीत यदि गणना के अंक 25 या 30 या इससे अधिक ही क्यों न मिले, किंतु अष्टक वर्ग में प्रत्येक ग्रह को 3 या इससे कम अंक मिलते हो तो वो विवाह सदा ही अशुभ होता है। यदि भाव दोष के कारण विवाह में बाधा पहुंच रही हो तो पहले नक्षत्र व्यतिक्रमण की विधि पूरी करें। यदि नक्षत्र दोष के कारण बाधा हो तो स्थान व्यतिक्रमण की विधि पूरी करें। किंतु यदि दोनों दोष हो तो विवाह किसी भी कीमत पर न करें। और अंत में ये कहना चाहेंगे कि सारे के सारे जो ग्रहों की जो बात हमने की है वो प्रतिबंधित या सम्मत सिर्फ उनके लिए लागू है जो ज्योतिष गणना या इस परंपरा को मानते हैं। जो नहीं मानते या विश्वास नहीं करते उनके लिए सारा विवरण, उनके लिए सारा निरर्थक है। जी पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम सारी जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।